यहाँ आपको अपडेट करेंगे। ईरान और इसराइल जंगबंदी के लिए तैयार हो गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बयान जारी किया गया है। अपने नाजरीन को बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दावे में कहा है कि अगले 6 घंटे में हमले बंद कर दिए जाएंगे। जंगबंदी के दौरान दूसरा फरीक पुरअमन और बावकार रवैया इख्तियार करे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जंगबंदी बरकरार रही तो इसराइल और ईरान को मुबारकबाद देना चाहूँगा। ये जंग कई बरस तक जारी रह सकती है। ये जंग पूरे मशरिक़ वस्ता को तबाह कर सकती थी। खुदा ईरान को सलामत रखे, खुदा इसराइल को सलामत रखे, खुदा मशरिक़ वस्ता को सलामत रखे, खुदा अमेरिका को भी सलामत रखे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब से 24 घंटे बाद 12 रोज़ा जंग का खात्मा हो जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में वाज़ेह तौर पर कहा है कि ईरान और इसराइल जंगबंदी के लिए तैयार हो गए हैं। वहीं अपने नाजरीन को बताएं कि ईरान के आला हुकाम ने कतर को अमरीकी तजवीज़ करदा जंगबंदी की पेशकश कबूल करने की तस्दीक कर दी है। अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं कि ईरान और इसराइल जंगबंदी के लिए तैयार हो गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा है। अपने नाजरीन को बताएं कि ईरान के आला हुकाम ने कतर को अमरीकी तजवीज़ करदा जंगबंदी की पेशकश कबूल करने की तस्दीक कर दी है। खबर एजेंसी के मुताबिक कतर के वज़ीर आज़म ने ईरानी क़यादत से जंगबंदी की अमरीकी पेशकश पर रजामंदी हासिल कर ली है। बताया गया है कि अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरान के हमले के बाद अमरीकी सदर ट्रंप और नायब सदर जेडी वेनिस ने अमरीकी के कतर से जंगबंदी की पेशकश पर बात की थी। अमरीका ने कतर से अमेरिका को जंगबंदी कबूल करने के लिए राजी करने की दरख्वास्त की थी। अनवर इकबाल साहब हमारे साथ वाशिंगटन डीसी से मौजूद हैं। जी अनवर इकबाल साहब, बताइएगा क्या कहेंगे। अब तो तस्दीक भी आ गई है आला ईरानी हुकाम की जानिब से, ये तो एक खुशाइंद बात है। देखें, हम लोग अब से पहले डॉन पे ही यही गुफ्तगू कर रहे थे, अगर आपको याद होगा, कि ईरान भी इसको एक्सेप्ट कर लेगा। जब आपने सवाल किया था कि क्या मौजूदा सूरत हाल में ईरान उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो हमने तफसील से गुफ्तगू की थी कि क्यों ईरान एक्सेप्ट कर लेगा, और वही हुआ। क्योंकि मैं हमेशा इस बात पे यकीन रखा है मैंने कि ईरानी क़यादत जो है बहुत दानिशमंद है और सोच समझ के फैसले करती है, जज्बाती फैसले नहीं करती। और उनको जब ऐसी सूरत नजर आई जिसमें उनकी फेस सेविंग भी हो जाए और जंग भी रुक जाए, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और सदर ट्रंप ने भी अपने बयान में अपने जो ट्वीट में ये बात लिखी थी कि दिस इज आउट ऑफ देयर सिस्टम नाउ, कि जो उनके अंदर एक था कि इवन करने का मामला, बराबर करने का, उन्होंने भी हमला कर लिया, उनके सिस्टम से बात निकल गई, तो वो जंगबंदी पे राजी हो गए हैं। लेकिन अनवर इकबाल साहब, ये भी बताइएगा कि कुछ जो है वो ईरानी माहिरीन या फिर अहलकार ये भी कह रहे हैं कि ये जंग जो है वो देरपा हो सकती है, इस मामले को हम धोखे के तौर पर देख सकते हैं। अगर इसके बाद भी कोई मामला जारी रहता है तो फिर आपको लगता है ये आग इतनी आसानी से बुझ जाएगी? जंग तवील हो सकती है, क्यों नहीं, क्योंकि अभी तो बिल्कुल ही सिर्फ अभी तो ऐलान हुआ है। आने वाले वक्तों में 1-2 दिन में पता लगेगा कि ये जो जंगबंदी है कितनी मौसर है और अमन कितना देरपा है। लेकिन उम्मीद ये की जा सकती है कि दोनों ने ट्राई करके देख लिया और दोनों को ये एहसास हो गया होगा, जिससे सारी दुनिया को, हमें और आपको भी नजर आया कि इस जंग का कोई एंड नहीं है, कोई अख्ताम नहीं है। ये जंग जारी रहेगी यहाँ तक कि, और फिर एक बात देखें, हमें ठंडे दिल से जरा सोचना चाहिए। हम लोग बहुत जज्बाती हो जाते हैं। इसमें अमेरिका पे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगी हुई है। इसराइल की फुल मदद हो रही है अमेरिका से, यानी उसके वेपन्स, उसके गोला बारूद सारे रीसप्लाई हो रहे हैं। तो ईरान पे पाबंदी लगी हुई है। ईरान के पास जो मिसाइलों का जखीरा था वो आहिस्ता आहिस्ता एग्जॉस्ट हो जाता है। जब एग्जॉस्ट हो जाता है तो फिर ईरान के लिए वो बहुत बुरी सूरत हाल होती है कि फिर उनको अपनी शरायत पर नहीं, दुश्मन की शरायत पर सुलह करनी पड़ती। उस सिचुएशन को वो बचाना चाह रहे थे। तो मैं समझता हूं कि बैड फीलिंग दोनों तरफ होंगी, एक दूसरे पे लैक ऑफ ट्रस्ट भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसके बावजूद कोशिश दोनों तरफ से यही की जाएगी कि जंग दोबारा शुरू ना हो। तो अनवर इकबाल साहब, ये भी बताइएगा कि ईरानी क़यादत के लिए अगर फेस सेविंग की बात की जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है अमेरिका ने पहले ही कहा था कि अगर हमारे किसी जगह को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम
ईरान के ऊपर मुकम्मल तौर पर हमला करेंगे और बड़ा शदीद हमला करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि आलमी दबाव भी काम कर चुका है इस मामले के ऊपर, क्योंकि जाहिर सी बात है फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन जो है वो काफ़ी हद तक एक्टिव दिखाई दिए। इसके अलावा रूस के सदर या फिर चीनी सदर की जानिब से जिस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे थे, तो मामला तो फिर मजीद बिगड़ता हुआ ही दिखाई दे रहा था। और फेस सेविंग सिर्फ ईरानी क़यादत के लिए नहीं बल्कि इसराइल और अमेरिका के लिए भी मौजूद थी। देखें, इसमें मैं समझता हूँ कि अमेरिका ज़ाहिर सबसे ज्यादा किरदार उसने अदा किया, क्योंकि उसने ही इसको एक्सेप्ट करना था और इसराइल को मजबूर करना था। इसराइल अमेरिका के अलावा किसी की बात नहीं मानता। और दूसरा जो किरदार रहा है बड़ा इसमें, वो रूस और चीन का रहा है। उन्होंने वो इस सूरत हाल को समझते थे और पहले दिन से जब दोनों तरफ से गर्मा गर्म बयान आ रहे थे, दोनों ये कह रहे थे अक़वाम मुत्तहिदा के पहले इजलास में भी और दूसरे इजलास में दोनों ने ये कहा कि फौरी जंग बंदी होनी चाहिए और बातचीत से मसला होने चाहिए, हल होना चाहिए, उसके अलावा कोई सूरत हाल नहीं है। तो ये फ्रांस ने भी किरदार अदा किया होगा, लेकिन जो मौसर किरदार रहा है वो इन तीन ममालिक का रहा है। तो अनवर इकबाल साहब ये भी बताइएगा कि ईरान की जानिब से जो है वो पहले भी ये कहा गया था कि अगर ये हमले जो है वो जारी रहेंगे तो हम आबनाए हरमुज जो है उसको हम बंद कर देंगे, जिससे तकरीबन 30% जो है वो ईरान ऑयल की ट्रेड का हिस्सा जो है वो वहाँ से होकर गुजरता है। तो इस मामले के ऊपर भी कहा जा सकता है कि अगर ईरान वो बंद कर देता तो एक बड़ी बड़ी जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं, तरक्की याफ्ता रियासतें हैं, उनकी तरक्की तक को जो है वो ब्रेक लग सकता था। ये भी एक आलमी माहिर की जानिब से जो है वो दावा किया गया था। बिल्कुल सही बात की, लेकिन उसमें एक जरा बात ज़हन में रखें कि अमेरिका के पास हमेशा एक बहुत बड़ा जखीरा होता है। फिर वो अब अपनी तेल का बहुत बड़ा हिस्सा कनाडा से लेता है। फिर अमेरिका के अंदर तेल मौजूद है जिसको वो निकालते नहीं है, यानी न सिर्फ तेल मौजूद है बल्कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, कुएं बने हुए हैं, मशीनें लगी हुई है, वो नहीं निकालते। इसलिए कहते हैं कि तेल निकालने से माहौल खराब होता है, हम अपना माहौल खराब नहीं करना चाहते। ठीक है, तो अमेरिका को इतना नुकसान नहीं होता। अमेरिका एक पूरा कॉन्टिनेंट है, एक मुल्क नहीं है। हम ये बात आप ध्यान में रखें कि सिर्फ मेन लैंड अमेरिका में एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सफर करने में जहाज से मुसलसल परवाज में भी 6 घंटे लग जाते हैं, जबकि आप सऊदी अरब 3.5-4 घंटों में पहुंच जाते हैं। और अगर आप अलास्का जाएं, हवाई जाना चाहें तो 14 घंटे लग जाते हैं। तो इतना बड़ा जब मुल्क हो जाए, एक हिस्से से दूसरे हिस्से जाने में 14 घंटे लग जाए, वो उसके पास वसाइल की तो कमी नहीं होती ना। मसला होना था जापान जैसे मुल्कों का, और जाहिर है जब उनको तेल नहीं मिलता तो तेल की कीमतें आगे बढ़ती। जब तेल की कीमतें ऊपर जाती तो फिर तेल के साथ ट्रांसपोर्ट का ताल्लुक है, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो फिर ग़िज़ाई अजनास जो हैं वो महंगे होते हैं, और उससे सारी दुनिया में इन्फ्लेशन या कसाद बाजारी फैलती है और उससे सारी दुनिया का नुकसान होता है। उसका अल्टीमेटली अमेरिका पर भी असर पड़ता। लेकिन उसका एक पहलू और आप ध्यान में रखें, ये बात की जाती है कि तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, सारी दुनिया का नुकसान होगा। तो तेल बेचने और खरीदने वाली कंपनी दुनिया में सबसे ज्यादा कहाँ है? दुनिया के 80% तेल कौन हैंडल करता है? अमेरिका करता है। तो उसका नुकसान होता है, साथ साथ तेल की कीमतें बढ़ने से अमेरिका को फायदा भी होता है। अमेरिका ने इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम में अपने आप को इतना कंफर्टेबली प्लेस किया हुआ कि हर किस्म का शॉक बर्दाश्त कर लेता है, दूसरे ममालिक के लिए प्रॉब्लम बनती है। तो अनवर इकबाल साहब, आपको नहीं लगता कि अगर दूसरे ममालिक के लिए प्रॉब्लम खड़ी होती तो वो भी फिर जाहिर सी बात है, बड़े बड़े ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, तो वो अमेरिका के ऊपर इस हद तक दबाव बनाते कि मामला फिर शायद जो है वो बॉल दोबारा ईरान के कोर्ट में आके गिरती? बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी। और ये जो ममालिक है इनका कंसर्न जो है, क्योंकि जब आप सुपर पावर होते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि जो आपके हलीफ ममालिक जो आपके अलाइज हैं उनके मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ करें। और बिल्कुल अमेरिका के कोर्ट में बॉल आके गिरती और अमेरिका पे कोई इस बात का इल्जाम जाता, और फिर अमेरिका की मईशत भी तकलीफ में आती है। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल फ्री निकल जाते। तो ये एक बड़ा कंसर्न होगा इस जंगबंदी में, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि अपना हुर्मुज़ जो है वो बंद हो। अनवर इकबाल साहब, ये भी बताइएगा, जाहिर सी बात है अब जंगबंदी में कहीं ना कहीं दिख रहा है कि अमेरिका ने ही किरदार जो है वो सबसे ज्यादा अदा किया है, और फ्रंट फुट के ऊपर भी अमेरिका ही वाज़ेह तौर पर ऐलान भी अमेरिकी सदर की जानिब से किया गया। इसका मुल्की सतह के ऊपर या अवामी सतह के ऊपर क्या असरात जो है वो मुरतब होंगे, और वो मस्बत होंगे या मनफी होंगे? मुल्क के अंदर यानी अमेरिका में? जी, अमेरिका में इसको वेलकम किया जाएगा, अच्छा समझा जाएगा, क्योंकि ये जो दूर दराज के ममालिक हैं उसमें
जंग करने में अमेरिकी राजी नहीं होती, हुकूमत इनकी करती है जंग। अमेरिकी कौम जो है सारी दुनिया की कौमों की तरह वो भी एक सुकून से अपनी जगह बैठ के अपने काम करना चाहती है। इनकी जिंदगी है और काफी कंफर्टेबल जिंदगी है, और 8 घंटे काम करते हैं, अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं, लोग खुशहाल हैं, और मुल्क बेइंतहा बड़ा और बेइंतहा खूबसूरत है, जगह जगह स्पॉट्स बने हुए हैं, पिकनिक के सैरगाहें हैं, सब कुछ है। तो लोग नहीं चाहते कि उनके बच्चे जाके दूसरे मुल्कों में मरें, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होता है हमेशा। तो मैं ख्याल है अमरीकी कौम तो इसको वेलकम करेगी। ठीक है, अनवर इकबाल साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को एक बार फिर बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और इसराइल जंगबंदी के लिए तैयार हो गए हैं। अगले 6 घंटे में हमले बंद कर दिए जाएंगे। जंगबंदी के दौरान दूसरा फरीक पुरअमन और बावकार रवैया इख्तियार करेगा। जंगबंदी बरकरार रही तो इसराइल और ईरान को मुबारकबाद देना चाहूँगा। ये जंग कई बरस तक जारी रह सकती थी। उन्होंने कहा कि ये जंग पूरे मशरिक़ वस्ता को तबाह कर सकती थी। खुदा ईरान को सलामत रखे, खुदा इसराइल को सलामत रखे, खुदा मशरिक़ वस्ता और खुदा अमरीका को भी सलामत रखे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब से 24 घंटे बाद 12 रोज़ा जंग का खात्मा भी हो जाएगा। अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि ईरान के आला हुकाम ने कतर को अमरीकी तजवीज़ करदा जंगबंदी की पेशकश कबूल करने की तस्दीक कर दी है। आला ईरानी हुकाम की कतर को अमरीकी तजवीज़ करदा जंगबंदी की पेशकश कबूल करने की तस्दीक। कतरी वज़ीर आज़म ने ईरानी क़यादत से जंगबंदी की अमरीकी पेशकश पर रजामंदी हासिल कर ली है। खबर एजेंसी के मुताबिक सदर ट्रंप और नायब सदर JD वेनिस ने अमीर कतर से जंगबंदी की पेशकश पर बात की थी। खबर एजेंसी के मुताबिक कतर के वज़ीर आज़म ने ईरानी क़यादत से जंगबंदी की अमरीकी पेशकश पर रजामंदी हासिल कर ली है। बताया गया कि अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ईरान के हमले के बाद अमरीकी सदर ट्रंप और नायब सदर JD वेनिस ने अमीर कतर से जंगबंदी की पेशकश पर बात की थी। अमेरिका ने कतर से ईरान को जंगबंदी कबूल करने के लिए राज़ी करने की दरख्वास्त की थी। अनवर इकबाल साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अनवर इकबाल साहब ये भी बताइएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये वाज़े तौर पर ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा था कि ईरान की जानिब से जो है वो जो ममालिक हैं आसपास मशरिक़ वस्ता के जहाँ पर अमरीकी फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं, अगर वहाँ पर हमला किया जाता है तो ताल्लुकात भी काफ़ी हद तक जो है वो मुतासर होंगे उन ममालिक के साथ ईरान के। आपको क्या लगता है ये कतर के अंदर जो ये कार्रवाई की गई है ईरान की जानिब से, कुछ हद तक असरात जो है वो इनके ताल्लुकात पर आएंगे दोनों ममालिक के? एक बात मेरे जहन में आई थी जब ये ऐलान हुआ था कि कतर पे और मगरबी इराक में ईरान के मिसाइलों से हमला हुआ है, वो ये बात थी कि ये दो ममालिक ऐसे हैं जिनसे ईरान के ताल्लुकात अच्छे हैं उस खित्ते में, और क्यों ऐसा हुआ। तो फिर मैंने उस वक्त यही सोचा था और कहा भी था टीवी पे कि ये अब शायद ये ईरान को मौका दिया जा रहा है अपने गुस्से को बाहर निकालने का और फेस सेविंग का, कि ऐसे मुल्कों में ये हमला हुआ है जो ईरान के खिलाफ रिटेलिएट नहीं करेंगे। इराक बिल्कुल रिटेलिएट नहीं करेगा, ना कतर करेगा, और जिसमें उनका कोई नुकसान नहीं होगा कि हमला अमरीकी तनसीबात पे हुआ है। अच्छा, अमरीकी अपनी तनसीबात का दफा कर लेंगे और ईरान की ये जो बात पूरी हो जाएगी कि हमने अमरीका पर भी हमला कर दिया और उसके बाद सुलह हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि सारा कुछ एक समझौते और मंसूबे के तहत हुआ है। हमला भी उसी समझौते का हिस्सा था, और अब मेरा ख्याल है कि कतर और इराक की तरफ से किसी किस्म का रद्द-ए-अमल सामने नहीं आएगा। अनवर इकबाल साहब ये भी बताइएगा कि अब जाहिर सी बात है गुज़िश्ता रोज़ भी एक आलमी माहिर जो है वो मेरे साथ मौजूद थे, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि ये जो तड़ी की सियासत है खित्ते के अंदर, इसको अब ख़त्म होना चाहिए कि हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ तुम अपने मुल्क में करो, वरना तुम पर हमला किया जाएगा या फिर तुम पे सेक्शन जो है वो लगा दी जाएंगी, या फिर जो है वो तुम्हारे ऊपर जो है वो तिजारती पाबंदियाँ आयद कर दी जाएंगी। क्या उस चीज़ के ऊपर भी कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है इस इक़दाम के बाद? देखिए, ये तो जो ताकत की जो सियासत होती है उसका हिस्सा होता है ये, यानी अपना इन्फ्लुएंस दूसरों को इस्तेमाल करके मजबूर कर देना। मुल्क के अंदर हुकूमतें ये काम करती हैं ना। कहा ही जाता है कि पावर ऑफ कर्जन, यानी मजबूर कर देने की कुव्वत सिर्फ हुकूमत के पास होनी चाहिए, जिन मुल्कों में नहीं होती। मसला आप अमेरिका आ जाएं, अपनी जमहूरियत ख्वार के बावजूद जो पाकिस्तानी आते हैं उनको सबसे ज्यादा इस बात पहले होती कि हमें तो सुना था ये आजाद मुल्क है, यहाँ तो पुलिस का मुकम्मल
वो है कंट्रोल है, यानी आप पुलिस अगर आपको ट्रैफिक वायलेशन पे भी रोके और अगर आप उसको उससे बहस करने की कोशिश करें तो आपको गिरफ्तार कर लेते हैं, ये कहने पे कि मैंने क्या किया है उस पर वो गिरफ्तार कर लेते हैं। तो पावर ऑफ कॉर्जन हुकूमत के पास होती है, इसी और जिन मुल्कों में नहीं होती, जैसे हमारे यहाँ कमजोर है तो वहां देखें अफरा तफरी होती है, तो इसी तरह बैनुल अक़वामी जो सिस्टम है वो ताकत के जोर पे चल रहा है। जब तक ये सिस्टम ताकत के जोर पे चलेगा तो उसमें तो इस तरह का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल होगा। हाँ, कभी अगर ऐसा दौर आया जहाँ इंटरनेशनल कम्युनिटी उस मुकाम तक पहुंची जहाँ बातचीत से अपने मसाइल हल कर सके तो फिर ये मुमकिन है जो कुछ आप कह रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात में तो ये मुमकिन नहीं है। तो अनवर इकबाल साहब, यहाँ पर फिर उन इदारों का किरदार भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मादूम पड़ता जा रहा है, जिन इदारों को जो है वो बनाया ही इन जंगों के खात्मे के लिए था या इन जंगों की रोकथाम के लिए था। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे, अक़वाम मुत्तहिदा या फिर OIC है। बिल्कुल दुरुस्त है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? आप देखें कि जो अक़वाम मुत्तहिदा जो है सबसे ज्यादा मुअस्सर जो थी वो थी उस दौर में जब वो था दो सुपर पावर थी, सोवियत यूनियन भी था और अमेरिका भी था, और चूंकि उसकी दुनिया में एक पावर का बैलेंस था तो इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा में भी बैलेंस था। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद एक ही सुपर पावर रही तो अमेरिका हावी आ गया। अब आप देखिए थोड़ा थोड़ा चीन ऊपर आ रहा है, रूस दोबारा अपने आप को असर्ट कर रहा है, तो थोड़ा थोड़ा फिर आपको बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है। बैलेंस उसी वक्त होगा कि दुनिया में हर दौर में आप देखें 2-3 सुपर पावर्स रही हैं, एक दूसरे को बैलेंस एंड काउंटर बैलेंस कर रही होती हैं। तो हमारे यहाँ भी उसी वक्त अक़वाम मुत्तहिदा भी उसी वक्त इफेक्टिव होगा, बैलेंस उसी वक्त क्रिएट होगा जब दूसरी पावर्स होंगी। तो